तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। वो क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, चलो आज बात करते हैं। देखो क्या पहला चैप्टर, इसका सबसे पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब आप समझ रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या असल में? तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, देश के प्रति भावना है। ठीक है, देश के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद को हम कहते हैं। ओके, तो राष्ट्रवाद का भावना का बीजा आधुनिक विश्व में राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद जो है वो आधुनिक में राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। आधुनिक विश्व को वो जागृत किया था। अगर आज आप आधुनिक विश्व देख रहे हो तो किसके बदले? राष्ट्रवाद के बदले। नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज में तो उपनिवेशवाद था। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे मतलब दो बड़े बड़े देश उपनिवेश खड़ा किए हुए थे। जैसे ब्रिटेन बहुत बड़ा उपनिवेशवाद है, वो बहुत सारे देश में उपनिवेश खड़ा कर चुका है। भारत हुआ एग्जाम्पल, हिंद चीन में कर चुका है। ठीक है, बहुत सारे देश में कर चुके हैं। तो वही आज पढ़ने वाले यूरोप में राष्ट्रवाद क्या कहता है। तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पूर्ण जागने के काल से हुआ था। पूर्ण जागरण के काल से यहाँ पर राष्ट्रवाद के फैलाव हो गया था एवं इसका उन्नत रूप से प्रकट फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप हुआ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? आप 9th में पढ़े हुए हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था हमारा 1789 ईस्वी को हुआ था। जो पहला क्रांति था 1789 का, उसी को हम फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप ही यूरोप में बीजारोपण हो गया था। किसका? राष्ट्रवाद का, उन्नत रूप से। ठीक है, भयंकर जो फ्रांसीसी क्रांति है इसमें पूरा एकदम जनता फ्रांस का मिलकर इस क्रांति को करवाए थे। ठीक है, इसी में आपको एग्जाम्पल है एकता की भावना। और क्या, नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन एक राजा है। ठीक है, किस कहाँ के राजा? फ्रांस का। तो पढ़ते हैं नेपोलियन के पतन के बाद। और कोई पूछे नेपोलियन का पतन कब हुआ तो बोल रहे हैं 1814 को। ठीक है, नेपोलियन का पतन के बाद यूरोप की सारी विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कैद हुई। तो नेपोलियन जैसे ही मरा, इसका पतन हो गया। तो यूरोप में जो भी विजय शक्ति था वो कहाँ सम्मिलित हो गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या था? वियना में सम्मिलित हो गया। ये वियना ही बहुत बड़ा खड़ा करेगा आपको इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, तो वियना हमेशा याद रखना। वियना सम्मेलन एक था सम्मेलन, वो कब हुआ था? 1815 में हुआ था, 1815 ईस्वी में। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्धों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक है, पुनः उसी व्यवस्था में यूरोप में स्थापित करना। जो नेपोलियन है उसको क्या किया था? खराब कर दिया था। जिस नेपोलियन ने कुछ बढ़िया काम किया होगा उसको मतलब खराब काम में तब्दील कर देना। ठीक है, वो किसका उद्देश्य था? उद्देश्य इसका था वियना सम्मेलन का। मतलब वियना सम्मेलन एक तरह से अच्छा सम्मेलन नहीं था। ठीक है, इसमें मतलब हमारे यूरोप को शोषण करने का कोशिश किया गया। ओके, और क्या था? मेजबानी से कौन लिया? मतलब मेजबानी हेड कौन था वियना सम्मेलन का? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, वही हेड था, मेटरनिक। ठीक है, याद रखना नियम। तो इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और एवं ऑस्ट्रिया ने भाग लिया। कौन कौन देश? 4 देश थे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा एवं ऑस्ट्रिया। ओके, तो ये जान गए। तो इसको कॉपी करो, हम आगे और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। इस सम्मेलन में मतलब वियना सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मतलब नेपोलियन था, उसमें नेपोलियन युग की तरह, मतलब नेपोलियन युग था उस समय, नेपोलियन का राजा शासन था, नेपोलियन युग था। उसके बाद जो नेपोलियन के पतन के बाद वियना सम्मेलन के द्वारा मेटरनिक युग की शुरुआत, क्योंकि मेटरनिक वहाँ का राजा बन गया। ठीक है, तो देखो फिर इटली में पुरातन व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया। इटली में पुरातन पंथी व्यवस्था मतलब वियना सम्मेलन के द्वारा इसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया गया। और जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा। ठीक है, जर्मनी में 39 रियासत को 39 रियासत में बांट दिया जर्मनी को। किसने उस पर अधिकार किया? ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, फिर वियना सम्मेलन के द्वारा फ्रांस, इटली को तो पूरा विभक्त कर दिया, जर्मनी में 39 रियासत संघ कायम कर दिया। फिर फ्रांस में क्या किया? फ्रांस में बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया। किसने? वियना सम्मेलन ने। एवं लुई 18वां वहाँ का राजा बना। लुई 18वां वहाँ का राजा बन गया, बुर्बो राजवंश का शासक था। ठीक है, लुई 18वां ने 2 जून 1814 से 1848 तक संवैधानिक घोषणा पत्र लागू किया। कब लागू किया? 2 जून 1814 से 1848 तक संवैधानिक घोषणा पत्र। और जो लुई 18वां था वो एक अच्छा शासक था। ठीक है, उदारवादी शासक था। ठीक है, लिखो लुई 18वां एक उदारवादी शासक था। कैसा शासक था? उदारवादी शासक था। ओके, ठीक है,
इसलिए उन्होंने 2 जून 1814 से 1848 संवैधानिक घोषणा पत्र लागू किया। ये याद होना चाहिए। ओके, तो कॉपी करो। उसके बाद हम चलते जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी। ओके, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में। देखो क्या क्रांति था। देखो, चार्ल्स दसम एक प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने पोलिनेक को प्रधानमंत्री बनाया। अब मतलब चार्ल्स दसम आ गया शासक, ठीक है। लुई 18वां का पतन हुआ, अब चार्ल्स दसम आया। चार्ल्स दसम एक प्रतिक्रियावादी शासक था, बहुत मतलब अच्छा शासक नहीं था, जिसने पोलिनेक को प्रधानमंत्री बनाया, पोलिनेक को, ठीक है। दूसरे उदारवादियों के विपक्ष गहरा संतोष था। किसके खिलाफ? चार्ल्स दसम के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया गया, क्योंकि उदारवादियों या जनता थे वो इससे मतलब नाखुश थे, ठीक है। तो इसके लिए चार्ल्स दसम ने क्या किया? 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा, 4 आदमी द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास, मतलब उदार तत्वों को मिटा देने का प्रयास किया, ठीक है, 25 जुलाई 1830 को। इसके फलस्वरूप पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। पेरिस में इसके कारण क्रांति हो गया। 28 जून 1830 से गृह युद्ध आरंभ हो गया, ठीक है। 28 जुलाई कर देना, 28 जुलाई, 28 जून भी बोलते हो, कितना कितना में डेट दिया? 28 जुलाई, कितना में दिया? 28 जून, तो आप 28 जुलाई याद रखना। तो 28 जून 1830 से फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया, ठीक है। तो परिमाण था चार्ल्स दसम ने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। इसके द्वारा तो अंत हो गया शासन, ठीक है। तो फिर चार्ल्स दसम क्या किया? गद्दी त्याग कर इंग्लैंड प्लान करके, क्योंकि क्रांति हो गया था और सोचा कि बच नहीं पाएंगे। फिर और बुर्बन राजवंश का अंत हुआ। फिर बुर्बन वंश का भी क्या अंत हुआ? किसके साथ अंत हुआ? चार्ल्स दसम के द्वारा। फिर अब आर्लियंस वंश गद्दी में आया, ठीक है। कौन आया? आर्लियंस वंश, जिसका शासक कौन था? लुई फिलिप, ठीक है। बात समझ आया यहाँ तक? तो इसको कॉपी करो, हम आगे बात करते हैं। अब जो क्रांति होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्रांति था? ये तो जुलाई क्रांति हुई। अब जो होगा वो अच्छे क्रांति, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो बात करते चलो फ्रेंड 1848 की क्रांति, ठीक है। 1848 की क्रांति में क्या हुआ, चलो बात करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्रांति है, ठीक है। इसके द्वारा हमारा जो फ्रांस है वो स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ? लुई फिलिप एक उदारवादी महत्वाकांक्षी शासक था। लुई फिलिप कहाँ का शासक था? आर्लियंस वंश का, ठीक है। जिसने अपने विरोधी को खुश करने के लिए, विरोधी को क्यों खुश करेगा भैया, कैसा लोल बकलोल शासक है, ठीक है। मतलब जिसने अपने विरोधी को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। इंपॉर्टेंट है, किसका अवलंबन किया? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया एवं 1840 को गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। तो गीजो प्रधानमंत्री भैया, तो गीजो हो गया इसका भी। क्या हुआ? इसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। पूरा भूखमरी होने लगा, बेरोजगारी होने लगा, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी आलोचना होने लगी। मतलब अरे भैया, जैसे मैं भी शासन करूँगा, कहीं भी करूँगा तो नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ एक बात, करूँगा तो कोई उसका जनता में भूखमरी होने लगा, मैं भूख से मरने लगा, बेरोजगारी होने लगा, पैसे कमी हो गई, तो कोई भी उसको राजा को हटाना चाहेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री को देखो, प्रधानमंत्री अगर अच्छा नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री को अगले इलेक्शन में हटाना चाहेंगे ना हम सब। तो वही कारण था, ठीक है, बस वही कारण था। तो उसके कारण हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, जनता क्या कर सकता है? हड़ताल करेगा, भारत बंद होगा, ठीक है, यही सब होता है। देखो फिर इसमें क्या हुआ, 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किया। हम हड़ताल साला करेंगे, ये सब भोज का आयोजन कर रहे हैं। क्या क्या? भोज का आयोजन कर दिया, ठीक है। जगह जगह अवरोध लगाए गए कि लुई फिलिप गद्दी त्याग दे। ओके, 22 फरवरी 1848 को विशाल भोज का आयोजन हुआ। किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में, पेरिस में। ओके, भोज आयोजन कर दिया, हमको लगा हड़ताल करेगा। फिर जगह जगह अवरोध लगाएगा कि लुई फिलिप गद्दी त्याग दे। ओहो, भोज करके क्या किया? भोज में सब आदमी आएंगे, इन्होंने दिमाग लगाया भोज लगा देंगे, ऐसे हम लोग हड़ताल करेंगे, कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। तो भोज किया, जगह जगह से आदमी आए। उस समय उसने क्या किया? जगह जगह अवरोध लगाए कि लुई फिलिप गद्दी त्याग दे, लुई फिलिप गद्दी त्यागने के लिए मजबूर किया, ठीक है। तो इसलिए 24 फरवरी, 2 दिन बाद लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया। 2 दिन बाद, इतना जल्दी, 5G स्पीड था। ओके, 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया। 24 फरवरी 1848, इसीलिए 1848 की क्रांति कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्रांति हुई, जुलाई 1830 और 1848 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये ज़्यादा थी, ठीक है। इसके बाद जो फ्रांस था वो स्वतंत्र हुआ। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या होगा? गणतंत्र की स्थापना हो गई, गणतंत्र की स्थापना हो गई, ठीक है। और 21 वर्ष से अधिक का जो बच्चे थे, बच्चे तो होंगे नहीं, 21 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष के अधिक जो भी पुरुष थे और महिला थी, उसको क्या काम की आधार की गारंटी दी और उसको
मताधिकार प्रदान कर दिया। किसके आप प्रदान कर दिया? मताधिकार प्रदान। जो भी अधिकार होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी अधिकार होता है वो प्रदान कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद फ्रांस स्वतंत्र हो गया। ओके, तो ये थी फ्रांस की क्रांति। दो क्रांति हुई, पहले भी हुई है 1789 क्रांति, लेकिन वो हमको पढ़ने नहीं है, ठीक है, वो हमको अभी पढ़ना नहीं है, वो तो हम 9th में पढ़ चुके हैं। ओके, वो 10th में वो उसके लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे इटली की राजक्रांति के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।